हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम एक नई सीरीज जिसके का हमने आपसे वादा किया था कि हम शुरू करेंगे, तो उसी का ये पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम जो 10वीं कक्षा का विज्ञान एक विषय है, उस विषय के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इवन बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, उन सवालों को हम डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल ये क्लासेस ब्लूप्रिंट पर आधारित है। जैसी आपकी ब्लूप्रिंट है उस ब्लूप्रिंट पर आधारित है, यानी आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जाएगा। जो आपके बिल्कुल काम का है केवल वही यहाँ पर हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अपने हर उस फ्रेंड तक, हर उस दोस्त तक पहुँचाइएगा जिससे कि क्या होगा कि आपका वो फ्रेंड या आपका वो दोस्त वो भी अच्छे नंबर बोर्ड परीक्षा में ला पाएगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आता है तो। चलिए तो शुरू करते हैं। अध्याय एक जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये जो पार्ट है हमारा, इस पार्ट से हमको 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 10वीं की ब्लूप्रिंट में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि जो अध्याय 1 है, उस अध्याय 1 से हम 7 नंबर के सवाल पूछेंगे। अब 7 नंबर में 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, एक 2 नंबर का सवाल पूछा जाएगा और एक 3 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। तो आपको हम ऐसी तैयारी करवाएंगे यहाँ पर कि ये जो आपका 3 नंबर का सवाल है और जो आपका 2 नंबर का सवाल है, ये सवाल आपका गलत ना हो। तो देखिए, 2 नंबर में आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, आज इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो 5 महत्वपूर्ण सवाल जो आपसे 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाने वाली है। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, किसी संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण दीजिए। यानी हमसे पूछा जा रहा है, क्योंकि चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो हमसे पूछा है कि रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण दीजिए। तो रासायनिक समीकरण क्या होती है? बेसिकली जो भी रासायनिक क्रियाएं होती है, जैसे आपने देखा होगा कि आप इनो लेके आते हैं, और इनो लेके आते हैं तो जब आपके पेट में गैस बन जाती है तो आप इनो लेके आते हैं, तो इनो को की पुड़िया को जैसे आप पानी में डालते हैं तो बहुत से बुलबुले के साथ वो झाग ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हुई, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को हम किस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं, उसी को लिखना या व्यवस्थित करना कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो इसको हम लिखेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना या प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखिए, जैसे आप यहाँ पर एक उदाहरण भी लिख सकते हैं। उदाहरण में क्या लिख सकते हैं कि जो NaOH है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसकी क्रिया अगर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो हमको क्या मिलता है। तो यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो क्या होता है, देखो ये जो सोडियम है, ये वाला सोडियम इस क्लोरीन के साथ क्रिया कर लेता है और बना लेता है सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको आप आपकी भाषा में बोलते हो नमक, सोडियम क्लोराइड। इसको सोडियम इस क्लोरीन के साथ क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बना लेता है, और एक H ये और ये O, ये आपस में मिलके बना देते हैं पानी, जिसको हम बोलते हैं H2O, इसको बोलते हैं जल या पानी। तो क्या हुआ कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करी तो सोडियम क्लोराइड बना और पानी बना। अब ये जो हमने लिखा है, ये लिखा हुआ है क्या कहलाता है, यही कहलाता है रासायनिक समीकरण। तो आप मुझे आशा है कि समझ गए होंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, और रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में किस प्रकार लिखा जाता है। अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं और किसी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, अभी हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी, रासायनिक समीकरण पढ़ा था, अब हमको पढ़ना है विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, विस्थापन नाम से ही क्लियर है कि किसी एक वस्तु को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाना।
यानी कि उसको विस्थापित कर देना। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें जो अभिकर्मक होते हैं उसमें एक अभिकर्मक दूसरे अभिकर्मक को विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है, उसको कहते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। देखिए उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा था Fe प्लस CuSO4। Fe होता है हमारा लोहा, या हम बोलते हैं इसको आयरन, और CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट। और ये जो कॉपर सल्फेट होता है ये होता है Aq मतलब लिक्विड, और ये Fe होता है सॉलिड यानी कि ठोस। लोहा ठोस होता है, कॉपर सल्फेट का विलयन है। तो जब लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने डाला, जब लोहे को कहाँ डाला, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला, तो इस लोहे ने क्या करा, इस SO4 में से इस लोहे ने इस SO4 से क्रिया करके क्या बना दी, FeSO4 बनाया। क्या बनाया, FeSO4 बनाया। यानी ये लोहा इस SO4 से मिल गया और FeSO4 बना दिया। और इस कॉपर को यहाँ से बोला भाई तू यहाँ से हट, तेरा कोई काम नहीं। इसको इनने क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो यहाँ पर हम Cu अलग कर देंगे। तो यहाँ पर बन गया आयरन सल्फेट या कॉपर। ये जो कॉपर था वो अलग हो गया, तो ये बन गया हमारा आयरन सल्फेट, और ये जो कॉपर था ये क्या हो गया, अलग हो गया। तो इस कॉपर को इनने क्या करा, यहाँ से इसके स्थान पे से उठाकर अलग कर दिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकर्मक दूसरे अभिकर्मक को उसके स्थान से, मतलब दूसरे अभिकर्मक में से एक कोई भी कंपोनेंट को अलग कर देता है, तो वो कहलाता है विस्थापन। विस्थापित करना या विस्थापन उसका हो गया, ऐसा हम कहेंगे। तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ये लगता है मुझे कि आपको समझ में अब आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि द्विविस्थापन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो देखिए विस्थापन हमने अभी समझा था कि एक अभिकर्मक दूसरे अभिकर्मक में से किसी एक कंपोनेंट को या किसी एक आयन को विस्थापित कर देता है, तो वो कहलाता है विस्थापन। अब हमसे पूछा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। द्विविस्थापन का मतलब है कि दो जगह विस्थापन होना चाहिए। यानी जैसे एक उदाहरण से आप समझिए, उदाहरण जैसे लिखा है BaCl2 प्लस Na2SO4, तो इसका बनेगा BaSO4 प्लस 2NaCl और BaSO4। ये Ba इस SO4 के साथ जुड़ जाएगा और ये Cl2 इस Na2 के साथ जुड़ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि इस Ba ने किसका विस्थापन करा, SO4 का, और इस Na2 ने किसका विस्थापन करा, Cl2 का। तो यहाँ पे दो विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या फिर इसको आप यूं भी समझ सकते हैं, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अपना उत्तर कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मकों के बीच, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, मतलब ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो इस तरह भी आप अपने 2 नंबर का प्रश्न लिख सकते हैं, और ऐसा एक उदाहरण लिख दीजिएगा तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। तो ये सवाल नंबर 3 था। अब हम सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो श्वसन होता है, यानी कि हम ऑक्सीजन अंदर ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है, तो उसको कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं होता है, उसको कहेंगे ऊष्माशोषी। जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसको बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो जो सांस लेना है, जो श्वसन है, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है, हमने पानी पिया तो हमको उसके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन अंदर गई, तो ये सब मिलके क्या करती है, हमारे अंदर जो खाना है उसको दहन होता है, उसको जलाने का काम है, उसको पचाने का काम है, सब करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर में एनर्जी जनरेट होती है, और ये जो एनर्जी होती है ATP के रूप में हमारे शरीर में संचित हो जाती है। तो हुआ क्या, हमने खाना खाया, उससे हमको ऊर्जा मिली मतलब ऊर्जा निकली, और ऊर्जा निकलना मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। इस प्रकार से आप अपना प्रश्न
का उत्तर लिख सकते हैं। जैसा कि अब बढ़ते हैं हम 5वें सवाल की तरफ। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं। तो लोहे की वस्तुओं को पेंट करने का कारण ये है कि उनको हम ज़्यादा समय तक सुरक्षित रख सकें, ज़्यादा समय तक हम उनको उपयोग में ला सकें। क्योंकि होता क्या है कि जब लोहा बिना पेंट किए हुए ऐसा ही पड़ा रहता है तो लोहा क्या करता है कि जो वायुमंडल में जो नमी है उस नमी से और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबसे क्रिया करके अपने ऊपर एक परत का निर्माण कर लेता है, जिस परत को आपकी भाषा में कहा जाता है कि लोहे में जंग लग गया। तो उस जंग ना लगे, इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर पेंट कर देते हैं। तो जो वो पेंट रहती है, वो जो परत रहती है, वो लोहे को अंदर अपने अंदर सुरक्षित रखे हुए रखती है, इसलिए हम लोहे की वस्तुओं को पेंट कर देते हैं। तो सिंपल आप इसमें लिखिएगा कि लोहे की वस्तुओं को पेंट इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके, लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सके। साथ ही आप ये भी लिख सकते हैं कि लोहा जो होता है वो वायुमंडल की नमी और ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड गैसों से क्रिया करके अपने ऊपर एक परत बना लेता है, जिसे हम कहते हैं कि लोहे में जंग लग गया, और इसी जंग से बचाने के लिए हम लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं। इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो ये 5 महत्वपूर्ण सवाल थे जो कि आपसे परीक्षा में 2 नंबर में पूछा जा सकता है, इनमें से एक प्रश्न। तो ये 5 प्रश्न मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। और अब हम इस वीडियो में समझेंगे कि 3 नंबर में कौन सा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो 2-2 नंबर वाले हमारे 5 सवाल पूरे हुए। अब हम 3 नंबर वाले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर वाले सवाल में हमारा पहला सवाल है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को परिभाषित कीजिए। आपको सवाल दिख रहा होगा, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि हम इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार लिखेंगे। तो एक साइड हम लिखेंगे ऊष्माक्षेपी और एक साइड हम लिखेंगे ऊष्माशोषी, या फिर परिभाषित करना है तो अलग अलग परिभाषित। ऊष्माक्षेपी जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों में क्रिया करने के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या ऊष्मा बाहर निकलती है, उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि जो मीथेन है, मीथेन को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और ऊर्जा मुक्त होती है या ऊष्मा बाहर निकलती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में आप ये वाला उदाहरण लिख सकते हैं कि जब मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए मीथेन का जलना क्या है, मीथेन का जलना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मीथेन का जलना क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और आप ऊष्माक्षेपी जो हमारी अभिक्रिया थी उसको पूरा इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर इसके जस्ट बाद आप लिखेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया, क्योंकि आपसे पूछा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी को परिभाषित कीजिए। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में आप क्या लिखेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रिया करने के दौरान अभिकारकों में क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। यानी कि अभिकारकों का जब हम क्रिया करवाते हैं तो जो हमको रिएक्शन के बाद जो उत्पाद मिलता है, वो उत्पाद बनने के बाद ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है। यानी कि ऊष्मा अवशोषित कह दो या यूँ कह दो कि ऊष्मा बाहर से देनी पड़ती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये तो थी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया का हम उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारे पास एक कंपोनेंट है जिसका नाम है 2PbNO3 का होल्ड प्राइस। अब इसको जब हम गर्म कर रहे हैं, गर्म करने का मतलब क्या हो रहा है, हम ऊष्मा इसको बाहर से दे रहे हैं या ऊर्जा दे रहे हैं। तो ये क्या बना रहा है, 2PbO + 4NO2 + O2। तो ये कैसी अभिक्रिया है, तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि ये ऊष्मा को क्या कर रही है, सोख रही है, क्योंकि ऊष्मा तो हम बाहर से दे रहे हैं और उसको ये सोख रही है और उसके बाद में ये वाले कंपोनेंट बना रही है। तो सिंपल है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान जब उत्पाद बनता है तो ऊर्जा मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया करने के लिए या तो हमको बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है या ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो ऐसी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। और ये 2 उदाहरण आप इसमें लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इस सवाल, जो 3 नंबर का सवाल है, इसको आप लिख सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो यानी 3 में से 3 पूरे ही नंबर आपको इसमें मिलेंगे। तो अब हम हमारे अगले इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है 3 नंबर में कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रियाओं को परिभाषित कीजिए। यानी आपको संयोजन अभिक्रिया पे टिप्पणी और वियोजन अभिक्रिया पे टिप्पणी लिखने को आ सकती है। तो देखिए, वियोजन और एक है संयोजन। नाम से ही स्पष्ट है, वियोग मतलब टूटना और संयोग मतलब मिलना।
तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकर्मक क्रिया करने के दौरान टूटकर दो अलग अलग उत्पादों में बट जाता है तो उसको बोलते हैं हम वियोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम कार्बोनेट क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, तो ये दो अलग अलग उत्पाद में टूट गया, तो इसको बोलेंगे हम कि यहाँ पे क्या हुआ, वियोजन हुआ। तो लिखेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक दो अलग अलग उत्पादों में टूट जाता है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जबकि संयोजन अभिक्रिया में क्या लिखेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकर्मक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2Mg और O2 आपस में मिलकर 2MgO बना रहे हैं, तो ये आपस में क्या हो रहा है, इनका संयोग हो रहा है, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ पे दो अलग अलग टूट रहे हैं, इनका वियोजन हो रहा है, तो ये वियोजन अभिक्रिया है। तो ये संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया पर अगर टिप्पणी आती है तो इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये 3 सवाल थे जो कि आपके जो 3 नंबर वाले सवाल है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। 1-2 सवाल हो रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आप तैयार अगर कर लेते हैं तो फिर आपका 3 नंबर का सवाल और 2 नंबर का सवाल गलत नहीं होगा, आप अच्छे से लिख पाएंगे। चलिए अब उन सवालों को हम देख लेते हैं। चलिए, तो लगभग 5-6 सवाल हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। अब कुछ सवाल है जो आप अपने स्तर पर भी तैयार कर सकते हैं। जैसे 2 नंबर में एक प्रश्न हमारा थोड़ा सा छूट गया है, विकृत गंधिता को परिभाषित कीजिए। विकृत गंधिता क्या होती है कि जो खाने के हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं वे उपचयित होकर अपना स्वाद बदल देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि ये जो उसको ही हम बोलते हैं कि विकृत गंधिता है। यानी कि हमारी जो खाने पीने की तेल वाली चीज़ें होती है ये क्या करती है कि ये उपचयित हो जाती है, यानी आपने देखा होगा कि कोई चीज़ रखी रहती तो अपना स्वाद बदल देती है, तो उसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा विकृत गंधिता को अच्छे से। तो आपका 2 नंबर के 5 सवाल मैंने बताए और एक और आप ये पढ़ लीजिएगा तो 6 सवाल आपके कंप्लीट हो गए। और इससे बाहर मुझे नहीं लगता है कोई सवाल आपसे हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाएगा, इवन बोर्ड में पूछा जाएगा। इसके बाद 3 नंबर में आप एक प्रश्न और तैयार कर सकते हैं, अपचयन और उपचयन में अंतर या अपचयन और उपचयन को परिभाषित कीजिए। अपचयन और उपचयन वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में एक प्रश्न संक्षारण किसे कहते हैं। तो देखिए, जो लोहे पर जंग लगना है वो संक्षारण का उदाहरण है, तो इसको भी आप बहुत अच्छे से मैंने समझाया भी इस वीडियो में, और आप इसको भी तैयार कर लीजिए कि संक्षारण किसे कहते हैं। तो 4-5 सवाल 5-6 सवाल हमारे 2 नंबर वाले हो गए, 5-6 सवाल हमारे 3 नंबर वाले हो गए। और लगभग ये जितने भी सवाल हमने डिस्कस करे हैं किसी ना किसी साल हमसे बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आज मतलब ये हम सोच सकते हैं कि इनकी संभावना है कि ये सवाल और भी आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि नए सवाल उनके पास है भी नहीं और यही सवाल परीक्षा में हर साल आते हैं, रिपीट हो के आते हैं। 3 साल पहले आया था, फिर 3 साल बाद आ जाएगा। तो ऐसे सवाल अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर भी करना है। तो अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।